हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 17 जनवरी 2026। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारतीय लोकपाल की स्थापना शपथ से संबंधित दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, 16 जनवरी को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को पारित हुआ था। यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, सीजीआई शामिल होते हैं। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इस प्रश्न को यूपी पीसीएस 2016, एसएससी सीजीएल 2017 को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश को पैक्ट ऑफ सिलिका का हिस्सा बनने हेतु आमंत्रण दिया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, भारत। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों की एक सुरक्षित और लचीली सप्लाई चेन बनाना चीन का मुकाबला। इसका मुख्य लक्ष्य चीन पर तकनीकी निर्भरता को कम करना और संवेदनशील तकनीकों की सुरक्षा करना है। इसके सदस्य देश वर्तमान में इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कतर और यूएई जैसे देश शामिल हैं। भारत की भूमिका, भारत को अगले महीने पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है, जो भारत को वैश्विक चिप निर्माण केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है। अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी एमएसपी में भारत किस वर्ष शामिल हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को महिला हॉकी विश्व कप 2026 के क्वालिफायर मुकाबलों की मेजबानी का अवसर प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेजबान शहर हैदराबाद है। आयोजन स्थल हैदराबाद का गच्चीबावली हॉकी स्टेडियम इन मुकाबलों का मुख्य केंद्र होता है। इसका महत्व, यह पहली बार है जब हैदराबाद इतने बड़े स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। विश्व कप 2026 मुख्य महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन नीदरलैंड और बेल्जियम में संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका लक्ष्य है इन क्वालिफायर मुकाबलों के माध्यम से टीमें 2026 विश्व कप के लिए अपना स्थान पक्का करेंगी। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत के किस राज्य द्वारा की गई थी? किस राज्य द्वारा की गई थी? एसएससी जीडी 2023, बीपीएससी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी ओडिशा था। ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका सफल आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 16वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह ईडब्ल्यूजी की सह अध्यक्षता भारत ने किस देश के साथ मिलकर की? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी है, इंडोनेशिया। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सह अध्यक्ष भारत और इंडोनेशिया वर्ष 2024-27 के चक्र के लिए हैं। इसकी विषय थीम है सैन्य चिकित्सा, इसमें आपदा राहत और शांति अभियानों के दौरान चिकित्सा सहायता पर चर्चा की गई। एडीएमएम प्लस क्या है? यह आसियान और उसके 8 संवाद भागीदारों भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक मंच है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2022, आरआरबी, एनटीपीसी में पूछा गया था। इसका उत्तर जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 10 प्लस सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं उपलब्धियों के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, टोबी कियर्स। टोबी कियर्स को यह पुरस्कार यानी कि टाइलर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी स्थापना 1973 में जॉन और एलिस टायलर द्वारा की गई। यह पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। उपनाम इसका, इसे अक्सर पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। विजेता 2026 टोबी कियर्स प्रोफेसर एस्टरडम विश्वविद्यालय, उन्होंने सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स ESPUN के माध्यम से भूमिगत कवक जालों के महत्व को दुनिया के सामने रखा है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर PYQ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को वर्ष 2020 में टॉयलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह प्रश्न यूपी PCS 2021 UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था। 2020 में टॉयलर पुरस्कार पवन सुखदेव को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दराज सीमावर्ती गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने हल्दी बॉर्डर अभियान किस राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाइब्रेंट विलेज ग्राम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना क्रियान्वयन ITBP के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। इसकी विशेषता है, इसके तहत टेलीमेडिसिन और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि पलायन को रोका जा सके। ITBP के बारे में, ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। यह मुख्य रूप से भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर PYQ देखें तो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को UPSC CDS 2024 SSC CPO में पूछा गया था। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी, उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सावरेन संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क की पहली स्थापना किस राज्य में की जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह पार्क मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किए जाने की संभावना है। सावरेन AI का अर्थ है ऐसी AI प्रणाली जिस पर राष्ट्र का संपूर्ण नियंत्रण हो और डेटा स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रहे ताकि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो। इसका उद्देश्य है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, AI अनुसंधान के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना और सरकारी सेवाओं में AI का उपयोग बढ़ाना। इसका महत्व, यह भारत के इंडिया AI मिशन को राज्य स्तर पर मजबूती प्रदान करेगा। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर PYQ है, भारत का पहला AI सिटी किस शहर में विकसित किया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, शत्रुजीत सिंह कपूर को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ITBP के नए DGP शत्रुजीत सिंह कपूर व इससे पहले हरियाणा के DGP रह चुके हैं। BSF के नए DGP प्रवीण कुमार, NIA के नए DG राकेश अग्रवाल हैं। ITBP के बारे में, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। इसकी भूमिका काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जचेपला तक 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की रक्षा करना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर PYQ है, वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कुल कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF कार्यरत हैं? इस प्रश्न को SSC CPO 2022 में पूछा गया था। तो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कुल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या जो है BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, NSG और AR असम राइफल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का हालिया सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र से इसका सफल परीक्षण किया गया। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की मिसाइल है। इसकी क्षमता, इसे एक सैनिक द्वारा कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। इसकी विशेषता है, इसमें उन्नत इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर
IIR शिखर लगा है जो दिन और रात दोनों समय लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। अटैक मोड, यह टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक दोनों क्षमताओं से लैस है जो आधुनिक टैंकों के कवच को नष्ट कर सकती है। इसका निर्माण DRDO द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर PYQ है। निम्नलिखित में से किस मिसाइल को दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न को यूपीपीसीएस 2018, SSC CGL 2021 में पूछा गया था और इस प्रश्न का उत्तर था नाग, यानी कि नाग MPATGM इसी नाग मिसाइल का मानववाहिनी यह संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जनवरी 2026 को भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी 10वीं वर्षगांठ। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका विभाग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना। महत्वपूर्ण पहल है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। SIS FS टैक्स छूट और बौद्धिक संपदा सुरक्षा IPR में सहायता प्रदान करना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर PYQ है। किस वर्ष से 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 16 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों को आयुष उपचार के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के द्वारा। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाल ही में जनवरी 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना लॉन्च की है। यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है जो आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी उपचार को व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, विशेष रूप से CGHS लाभार्थियों को निजी आयुष अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा देना है। इसकी विशेषता है यह योजना पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक बीमा ढांचे के साथ एकीकृत करती है। नोडल एजेंसी इसे मध्य प्रदेश आयुष विभाग के सहयोग से लागू किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर PYQ है आयुष मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? यह प्रश्न SSC CGL 2019 स्टेट PSC में पूछा गया था और आयुष मंत्रालय का गठन 2014 भारत सरकार ने 9 नवंबर 2014 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए आयुष विभाग को एक अलग मंत्रालय का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 में महाराष्ट्र ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर गुजरात को पीछे छोड़ दिया। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान महाराष्ट्र और द्वितीय स्थान गुजरात हो गया है। तटीय राज्यों का दबदबा रहा। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे तटीय राज्यों ने अपने मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण उच्च स्कोर प्राप्त किया है। इसको कौन जारी करता है? इसको नीति आयोग जारी करता है। सूचकांक के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं: नीति, व्यवसाय परिस्थितिकी तंत्र, निर्यात परिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन। यह 4 प्रमुख स्तंभ हैं।
इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई का पहला संस्करण किस वर्ष जारी किया गया था? इस प्रश्न को यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया है और इसका पहला संस्करण 2020 नीति आयोग के निर्यात की संभावना और प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को रैंक करने के लिए 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2020 में जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल पद पर किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, राकेश अग्रवाल। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनवरी 2026 में भारत सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक डीजी नियुक्त किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इसकी स्थापना एनआईए अधिनियम 2008 के तहत 2009 में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यह एक नोडल मंत्रालय है और जिसको गृह मंत्रालय की संचालन करता है। इसकी भूमिका है, यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह बिना राज्य सरकार की अनुमति के राज्यों में आतंकी मामलों की जांच करने का अधिकार रखती है। इसका क्षेत्राधिकार है आतंकवाद, जाली मुद्रा, मानव तस्करी और साइबर आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध को रोकना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन किस घटना के बाद किया गया था? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017, यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया था और यह 2008 मुंबई आतंकी हमला। इस हमले के बाद देश में एक समर्पित आतंकवाद रोधी एजेंसी की स्थापना आवश्यकता महसूस हुई और जिसके परिणाम स्वरूप एनआईए का गठन हुआ। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।